Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 5 of class 8. The name of the chapter is Conservation of Biodiversity. क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? देखिए, बायो का मतलब होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्ट हो जाना, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स बहुत टाइप के हैं, बहुत सारी इनकी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। अब कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि हमें अब नहीं दिखाई देते, जैसे कि डायनासोर पहले था अब नहीं है। ऐसे बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि पहले दिखाई देती थी लेकिन अब नहीं दिखती हैं। तो हमें क्या करना है, उनका कंजर्वेशन करना है, यानी कि अब उन्हें संभाल कर रखना है। ठीक है, उनको सुरक्षा देनी है, उनको प्रोटेक्शन देना है। तो इसके बारे में देखते हैं। फॉरेस्ट इसका एक सबसे बढ़िया यूजफुल रिसोर्सेज है। फॉरेस्ट क्या है? मोस्टफुल, यूजफुल, रिन्यूएबल है, रिसोर्सेज है, मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि दोबारा से बन सकता है जो। ठीक है, दे आर आवर नेशनल वेल्थ इन इंडिया। इंडिया में लगभग फॉरेस्ट लैंड का लगभग 21% कंट्री का टोटल एरिया फॉरेस्ट में है, 21%। और फॉरेस्ट क्या है? बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक घर है, यानी कि हैबिटेट है। ठीक है, नंबर प्लांट्स और एनिमल्स के टाइप्स और नंबर फॉरेस्ट में सभी तरीके के मिलते हैं जो कि डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के सॉइल और क्लाइमेटिक कंडीशन पर, किसी भी रीजन की, है ना। मतलब कितने प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिपेंड करते हैं वहाँ की सॉइल और रीजन कैसी है उस पर। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे किसके ऊपर? कंजर्वेशन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ प्रेजेंट होता है, जितनी भी अर्थ पर प्रेजेंट है लाइफ, उन सब के बारे में, उन सब के कंजर्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस, क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स सभी अवेलेबल होते हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना होता क्या है? फ्लोरा होता है जब बहुत सारे प्लांट्स एक साथ रहते हैं तो उसको फ्लोरा बोला जाता है, और जब बहुत सारे एनिमल्स एक साथ रहते हैं तो उसको फोना बोला जाता है। ठीक है, तो उनका हैबिटेट होते हैं फॉरेस्ट। तो ये सारी रिक्वायर हैं जिसके लिए फॉरेस्ट ज़रूरी है, तो फ्लोरा फोना के हैबिटेट के लिए ज़रूरी है। दूसरा, मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, इकोसिस्टम का स्मूथ फंक्शन का काम करता है, मतलब बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बनाए रखता है। बायोडाइवर्सिटी जितने भी सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ की वेराइबिलिटी है और वैरायटी भी है। ये जो इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का जो इकोसिस्टम होता है वो एसेंशियल है, बहुत फायदेमंद है, बहुत यूजफुल है फ्लोरा और फोना के लिए फॉरेस्ट में, यानी कि फॉरेस्ट में फ्लोरा फोना के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपोनेंट्स ऑफ एनी, किसी भी तरीके का कंपोनेंट्स अगर लॉस हो गया तो इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेनिंग ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर, रेन से जो वाटर आता है तो वो फॉरेस्ट क्या कर लेता है? फॉरेस्ट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वहाँ उसको ग्राउंड के अंदर, मतलब ग्राउंड वाटर यानी कि जो अर्थ के नीचे की तरफ जो वाटर चला जाता है सोइल में बनकर, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है और जल्दी से ये इवेपोरेट भी नहीं होने देता। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटेनिंग एयर ह्यूमिडिटी। एयर की ह्यूमिडिटी को बनाए रखने में हेल्प करता है बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट भी हेल्प करता है। फॉरेस्टेड वाटर शेड्स एट लाइक जिएंट स्पॉन्जेस। फॉरेस्ट वाटर के लिए ऐसा काम करता है जैसे एक बहुत बड़ा सा स्पंज है। स्पंज जिस तरीके से वाटर को बहुत सारा सोख लेता है, उसी तरीके से फॉरेस्ट भी वाटर को सोख लेता है। रेनफॉल को, जो रेन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को धीरे धीरे जाने देता है और अंदर उसको रिलीज होने देता है, जिससे कि जो स्प्रिंग होता है, जो बरसात होती है, जो झरने होते हैं, वो फिर से रिचार्ज हो जाते हैं। तो इस तरीके से ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से प्लांट और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो गर्म सीजन जब होते हैं तो उसमें वो यूजफुल होते हैं। प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से भी वो बचाते हैं। जब सॉइल की जो अपरमोस्ट लेयर एयर की वजह से, वाटर की वजह से दूर चली जाती है तो उसको सॉइल इरोजन बोला जाता है। और प्लांट्स की रूट सॉइल के पार्टिकल्स को बांधे रखती है और सॉइल इरोजन को होने से बचाती है। तो फॉरेस्ट के कितने सारे फायदे देखिए। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं फॉरेस्ट, जैसे कि वुड है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जैसे गम्स, फाइबर्स, बैम्बूज, मेडिसिन, हनी, रेजिन, सॉयल, स्लैक्स, शेलेक्स, पल्प, पेपर, ये सब चीज़ें, सब जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं ये सब हमें फॉरेस्ट से प्रोवाइड होते हैं। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? जब बहुत बड़े स्केल पर ट्रीज को कट कर दिया जाता है, जंगल खत्म कर दिए जाते हैं, तो उसको डिफॉरेस्टेशन बोला जाता है। इससे क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हैबिटेट्स होते हैं, उनके जो घर होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं।
डिफोरेस्टेशन, लेट्स स्टडी अबाउट द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल। डिफोरेस्टेशन होता किस वजह से है? इसके लिए क्या है? प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। कल्टीवेशन के लिए लैंड चाहिए होती है, क्योंकि देखिए ज़्यादातर जो खाना होता है वो हमें वो ज़्यादातर खाना हमें इससे ही मिलता है, लैंड से ही मिलता है, क्रॉप से ही हमें मिलता है ना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस से ही हमें मिलता है। तो इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो हमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी देते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, रेजिन्स, फाइबर, शुगर, ये सब चीज़ें हमें देते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि झूम खेती इसको बोला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी फॉरेस्ट एरिया के कम होने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, ये सब फैक्टर भी डिफोरेस्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। फॉरेस्ट कैसे हैं? फॉरेस्ट एक्वायर लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। हाउसेज और फैक्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन के लिए फॉरेस्ट को खत्म करे जा रहा है ना, इसको साफ करी जा रही है इनको ज़मीन लेने के लिए, जिससे कि हाउस फैक्ट्री बन सके। और अब शेल्टर रिक्वायरमेंट ऑफ बढ़ती हुई पॉपुलेशन के शेल्टर के लिए, मतलब बढ़ती पॉपुलेशन के लिए घर चाहिए होगा, तो उसके लिए फॉरेस्ट का क्लियर होना, मतलब फॉरेस्ट जो है ख़त्म हो रहे हैं। ज़्यादातर आइटम्स जैसे कि फैक्ट्रीज को बनाने के लिए भी लैंड चाहिए होती है। बढ़ती हुई पॉपुलेशन भी, और बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से फैक्ट्रीज पर भी प्रेशर पड़ रहा है कि फैक्ट्रीज और ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा रही हैं, है ना। तो इसलिए बहुत सारी फैक्ट्रीज भी बढ़ रही हैं डेली, जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, रेलवे ट्रैक्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स और डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन रेस्पॉन्सिबल है डिफोरेस्टेशन के लिए। जैसे कि नई रोड्स बन रही हैं, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, डैम्स भी मॉडर्न वर्ल्ड में डैम्स भी जो ये बन रहे हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत है डैम्स की। और बड़े बड़े शहरों को छोटे छोटे एरिया से जोड़ने के लिए भी रेलवे ट्रैक्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, जिससे कि डिफोरेस्टेशन हो रहा है। डैम्स से इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इरिगेशन पर्पस के लिए, मतलब खेतीबाड़ी के पर्पस के लिए डैम्स बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो डैम्स होते हैं, बहुत सारा एरिया इनको चाहिए होता है लैंड का, इसलिए डिफोरेस्टेशन भी हमारे देशों में कई जगह डिफोरेस्टेशन हो रहा है डैम्स की वजह से भी। ठीक है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल्स, वुड फ्यूल्स के यूज़ में भी वुड का यूज़ होता है और फ्यूल्स का भी यूज़ होता है, फर्नीचर बनाने में भी यूज़ होता है इन सब का, फॉरेस्ट का। तो वुड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ज़्यादातर लकड़ियाँ यूज़ हो रही हैं, वही फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए वुड का यूज़ किया जाता है ना। तो इसलिए पेड़ काटे जा रहे हैं। फर्नीचर किससे बनेगा? वुड से बनेगा। और वुड कहाँ से मिलेंगे? फॉरेस्ट से मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ है, खाना बनाने में भी वुड का यूज़ किया जाता है, और बहुत सारी चीज़ों को गर्म करने में भी, अदर हीटिंग पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो इन सब को मिलाकर जो है कह सकते हैं कि इन सब की जो एक्टिविटी है वो डिफोरेस्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कंट्रीब्यूटेड है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट का कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने उसके बारे में बताया कि क्यों ज़रूरी है और क्यों ये हो रहा है, इसके बारे में हमने बताया। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है? ठीक है। तो मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो मेंटेनेंस करना फॉरेस्ट को, उसको मेंटेनेंस को बनाए रखना, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन उसको बोला जाता है। कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम इसको कर सकते हैं। प्लांट हार्वेस्टिंग, तो सबसे पहले हार्वेस्टिंग को प्लान करना चाहिए, यानी कि वी शुड नॉट कट ऑल द ट्री, हमें सारे पेड़ों को एक साथ नहीं काटना चाहिए, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, फर्टिल जो सोइल इरोजन है वो हो जाएगा, क्योंकि पेड़ सोइल को बांधे रखते हैं। तो इसलिए इनको इस तरीके से सारे पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए, ट्रीज को एफोरेस्टेशन करना चाहिए। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर पहले जंगल थे वहाँ पर नए प्लांट्स को ग्रो करना। ठीक है। और जिससे प्लांट्स ग्रो होने से क्या हो जाएगा? एफोरेस्टेशन हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर फिर से जंगल हो जाएगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम फायर, फायर से प्रोटेक्शन बचाने भी बहुत ज़रूरी है। आज जो बढ़ती जनसंख्या है और नेचुरल जो ह्यूमन है कुछ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिससे कि फॉरेस्ट में फायर हो रही है, मतलब जंगल में अपने आप ही स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो रहा है, अपने आप ही आग उसमें लग रही है। तो उसके लिए भी उसे हमें रोकना चाहिए, क्योंकि नेचुरल एक्टिविटीज़ और पीपल की एक्टिविटीज़ इतनी केयरलेस हो रही हैं, जिससे कि फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं। फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक्सटिंग्विशन सॉल्यूशन हमें डालना पड़ता है फायर का, और उस फायर पर स्प्रे करना पड़ता है। फिर एक्सटिंग्विशन सॉल्यूशन का एयरक्राफ्ट से या फिर
विंड की डायरेक्शन से या फिर स्ट्रॉन्ग ब्लोअर्स की हेल्प से उसको फॉरेस्ट्री फायर को रोका जाता है। इतनी डेंजर उसकी फायर हो जाती है, तो पता नहीं कहाँ, अभी अमेरिका में भी ये केस हुआ था, है ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरग्रेजिंग यानी कि जो कैटल हॉर्स शिप होते हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्हें चढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर घास खत्म, वहाँ पर जो है ये ट्रीज़ वगैरह खत्म, जो नए नए प्लांट्स होते हैं ट्रीज़ को होने के लिए, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स को खा जाती है, वो बड़ा होने नहीं देती है उन्हें, ठीक है। इंसेक्ट्स एंड पेट्स फ्रॉम प्रोटेक्शन, इंसेक्ट्स और पेट्स से भी हमें बचना चाहिए। सिर्फ हमें वहीं पर इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए जो डिजीज हो रही है जिन प्लांट्स के अंदर, सिर्फ उन्हीं पर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो इन्फेक्टेड प्लांट है वो हेल्थ प्लांट वाले को भी अपनी डिजीज स्प्रेड कर देता है, उसको भी मतलब उसके अंदर भी बीमारी कर देता है, तो इसलिए हमें सिर्फ उन्हीं को ही पेस्टिसाइड करना चाहिए जो पहले से इन्फेक्टेड ट्रीज हैं, ठीक है। विल्ड लाइफ क्या है? विल्ड लाइफ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नेचर में रहते हैं, विल्ड नेचुरल में प्रेजेंट है ना, उसको विल्ड लाइफ बोला जाता है, यानी कि विल्ड में प्रेजेंट लाइफ विल्ड लाइफ होती है। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि डिफोरेस्टेशन, विल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा ट्रीट किए जा रहे हैं, किसकी वजह से? डिफोरेस्टेशन की वजह से। इलीगल ट्रेडिंग ऑफ फर स्किन मस्क टीथ, ये फर स्किन मस्क टीथ वगैरह को अवैध तरीके से लेना, है ना। पोचिंग मतलब होता है अवैध शिकार, यानी कि एनिमल्स को किल कर देना। कंजर्वेशन ऑफ विल्ड लाइफ, तो हमें विल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना जरूरी है। तो इंडिया एक बहुत ही रिच कंट्री है फ्लोरा और फोना का, यानी बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स की हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया एक लार्जेस्ट वैरायटी है फ्लोरा और फोना की वर्ल्ड में, लेकिन फ्लोरा और फोना की जो सबसे बड़ी रेंज है ना, हमारी कंट्री से बहुत ज़्यादा वो कम हो रही है, और ये एक सोचने का एक विषय है। हमें इस पर गंभीर एक टॉपिक इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बारे में फिर उसको फॉलो भी करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए कर रही है ना। वो क्या कर रही है? बायोस्फीयर रिजर्व्स कर रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वो बना रही है, नेशनल पार्क्स बना रही है, टाइगर रिजर्व्स भी वो बना रही है, जिससे कि इन ऐसे फ्लोरा फौना को रिजर्व किया जा सके, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट मेथड्स कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि वाइल्ड लाइफ और कंजर्वेटिंग फॉरेस्ट के ऐसे मेथड्स, जिन मेथड्स जो होते हैं इफेक्टिव इम्प्लीमेंट्स हैं कंजर्विंग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? परमानेंट प्रोटेक्ट कुछ एरिया को दे रही है, एक एरिया में बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का, जो कुछ एरिया बायोडाइवर्सिटी का ले लिया था उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, परमानेंट उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। तो इसको बायोस्फीयर रिजर्व्स फिर उसको बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी का एक परमानेंट एरिया को जब रिजर्व कर दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, उसको बायोस्फीयर रिजर्व्स बोला जाता है। जैसे कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, एक नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा है, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जिसका नाम बोरी एंड पंचमढ़ी है। इस तरीके के 18 बायोस्फीयर्स हमारी कंट्री में रिजर्व्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है हमारी कंट्री में, 3 है। और कौन सी है बायोस्फीयर रिजर्व्स? कोल्ड डिजर्ट्स है जो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट में है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड स्टेट में है, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्टेट में है, सिमलीपल ओडिशा में है, और सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है। देखिए ये जो गोल गोल सर्कल हो रहा है, इसका मतलब ये वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है, और जो ये स्क्वायर की शेप में रेड कलर में बना हुआ है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। जैसे कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सेंचुरी है ये, और जो ये ट्रायंगल की शेप में है इस तरीके से, और कहाँ पर है ये? यहीं पर ही है, ये ज़्यादातर इधर के एरिया में ही है, ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। ये इंडिया में यहाँ पर ये लोकेटेड है, ओके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है जो कि वाइल्ड एनिमल्स को सुटेबल कंडीशन, मतलब जो उसको सुटेबल कंडीशन चाहिए वो उसको दी जाती है ना। तो उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज उसको बोला जाता है, इसमें इसको प्रोटेक्शन दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स को। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी एनिमल को पकड़ना या उनको मारना सख्त मना होती है। सेंचुरीज का यूज़ किया जाता है पॉपुलेशन, एनिमल्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने में, जिससे कि एनिमल्स और ज़्यादा हो जाएं, उसके बढ़ाने में सेंचुरीज का यूज़ किया जाता है। टिम्बर की हार्वेस्टिंग हुआ, या माइनर फॉरेस्ट का कलेक्शन, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कलेक्शन हुआ, या फिर प्राइवेट ओनरशिप, इन सब सेंचुरीज में ये सब परमिटेड होती है। सिर्फ
कब? ओनली टू एन एक्सटेंट, जब वो एनिमल्स की नॉर्मल लाइफ को अगर वो इंटरफेयर नहीं कर रहे होते तभी इन सब चीज़ की परमिट है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर 566 सेंचुरी है इंडिया के अंदर। इंपॉर्टेंट एनिमल्स कौन से हैं जो कि इन सेंचुरी में जिनको प्रोटेक्ट करा गया है? वो है ब्लैक बक। ब्लैक बक यानी कि काला हिरन है ना, जिसका सलमान खान ने भी शिकार किया था, ब्लैक बक ही था वो। एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, मार्श क्रोकोडाइल, पाइथन, वाइनोसॉर्स, एशियाटिक लायन, ये सब हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आते हैं। बांदीपुरा कर्नाटक में है, घाना बर्ड भरतपुर राजस्थान में है, मानस और टेडोपा चिली का, ये सब भी टेडोपा नागपुर, चिली का ओडिशा में है, और मानस भूटान के पास असम में। ठीक है, असम में हिमालय के फुट हिल्स पर है। नेशनल पार्क कौन से होते हैं? क्या होते हैं नेशनल पार्क? नेशनल पार्क का मतलब होता है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो नेशनल पार्क में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि फॉरेस्ट्री होती है, ग्रेजिंग होती है, कल्टीवेशन होता है, ये सब परमिटेड होती है और प्राइवेट ओनरशिप इसमें नहीं दी जाती। मतलब हम उस पर किसी भी तरीके का अधिकार उस पर नहीं दिखा सकते। किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो कि एनिमल को, विल्ड एनिमल को डिस्टर्ब कर सकती है, स्ट्रिक्टली उसको मना किया गया है नेशनल पार्क में। 104 नेशनल पार्क हमारी कंट्री में है और ये चारों तरफ, कंट्री के चारों तरफ ये फैले हुए हैं नेशनल पार्क। ये गिर नेशनल पार्क है जो कि बाघों के लिए है। नेक्स्ट है टाइगर रिजर्व। टाइगर की पॉपुलेशन इंडिया में सेंचुरी के स्टार्ट में लगभग के अनुमान के तौर पर हम कह सकते हैं कि 40,000 लगभग में थी, लेकिन अब जब फर्स्ट टाइगर सेंसस हुआ, जब फर्स्ट टाइगर की जनगणना वगैरह हुई, तब पता चला कि इसकी ये तो सिर्फ 1411 ही टाइगर्स बचे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर सोचने वाला मैटर था गवर्नमेंट के लिए भी। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया 1973 से 74 में, प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन टाइगर हमारे देश में, जिससे कि टाइगर का प्रोजेक्शन और प्रोटेक्शन हो, कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन के लिए जो है ये लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 से 74 में हमारी कंट्री में। तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, इसका विषय ये था, इसकी थीम ये थी कि इसमें जो है टाइगर की पॉपुलेशन को, हमारे देश में टाइगर की पॉपुलेशन को सर्वाइवल की जाए और इंक्रीजिंग की जाए, यानी कि उसे बचाया जाए और बढ़ाया जाए। तो इससे क्या रिजल्ट हुआ, इस प्रोजेक्ट के एफर्ट से ये हुआ कि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो अब बढ़ गई है। ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो कि एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही रहती हैं, है ना, और कहीं नहीं मिलती, वहीं पर एक स्पेसिफिक एरिया में ही, ज्योग्राफिकल एरिया में ही वो रहती हैं। नॉट नेचुरली वो नहीं मिलती हैं, कहीं और वैसे नहीं मिलेंगी। जैसे कि पीकॉक है जो कि हमारा नेशनल बर्ड है हमारे इंडिया का, वो भी क्या है, एक एंडेमिक है इंडिया का। इंडियन बायोसिटी बहुत ज़्यादा है और एंडेमिक एनिमल्स और प्लांट्स भी इसमें कंसर्न हैं। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं, नॉर्थ वेस्ट हिमालय मिलते हैं और अंडमान और निकोबार आइलैंड में भी ये मिलते हैं। थ्रेटेंड स्पीसीज क्या होती है? ये वो एनिमल्स के वो स्पीसीज होती हैं जो कि अब इनके नंबर्स कम हो रहे हैं, है ना, फ्यूचर में ये कम हो जाएंगे अगर हम उन चीज़ों को, अगर हम इसको ठीक से इनकी केयर ना करें इन एनिमल्स की, तो वो फ्यूचर में वो खत्म हो सकते हैं। उन्हें बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज। और इसके बारे में वो क्यों खत्म हो रहे हैं इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि थ्रेटेंड स्पीसीज को रिकॉर्ड करता है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि इसका रिकॉर्ड रखता है, उसको इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर उसको बोला जाता है, एंड नेचुरल रिसोर्स इसका पूरा नाम है। शॉर्ट में इसको IUCN, आई इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सी, और एन का मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये हेडक्वार्टर्स, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? मोरगो में है स्विट्जरलैंड में। और फिलहाल इसको किस नाम से ऑर्गेनाइज किया गया है? इसका ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटली वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, इसके अंदर सारा रिकॉर्ड रहता है
इसके अंदर मतलब उन एनिमल्स के बारे में रहता है कि जो कैसे हैं थ्रेटेड स्पीशीज है, यानी कि फिलहाल तो हैं लेकिन आगे वो फ्यूचर में वो खत्म हो सकती हैं। एक बुक भी ऐसी होती है जिसके अंदर ऐसा डाटा लिखा जाता है, उसको बोलते हैं रेड डाटा बुक। रेड का मतलब ये खतरे का निशान ऐसा होता है, यानी कि जो खतरे में है जो स्पीशीज, यानी कि IUCN बहुत सारे रिकॉर्ड इस बुक के अंदर मेंटेन करके रखता है ना। जितने सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जितनी भी ट्रीटेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सब का रिकॉर्ड इस बुक के अंदर होता है। इस बुक को रेड डाटा बुक कहा जाता है और ये डिफरेंट डाटा बुक प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरी स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक्स हैं, जैसे कि 497 मैमल्स हैं रेड डाटा बुक के अंदर। जो रिकॉर्ड्स हैं सबके अलग अलग हैं। 1037 बर्ड्स हैं, 343 फिशेज हैं, 50 एम्फीबियंस हैं, 170 रेप्टाइल्स हैं, 1355 इनवर्टिब्राट्स हैं। और ये सारा रिकॉर्ड, इन सारे रिकॉर्ड की लिस्ट है इस बुक के अंदर। लेकिन प्लांट्स की जो नंबर है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कम है, लगभग सिर्फ 20,000 ही बची है प्लांट्स की संख्या। तो इंडिया में इस बुक के अंदर जो सबसे कम संख्या हुई है वो इंडिया में से काउंट हुई है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा कम हो रही है इनकी संख्या, है ना। तो IUCN एक ऐसा कैटेगराइज्ड है जो कि इन स्पीसीज को, ट्रीटेड स्पीसीज को कैटेगराइज करता है। IUCN 3 कैटेगरी में इनको रखा गया है, प्रेजेंट और पास्ट के हिसाब से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। तो ये क्या करता है, जैसा टाइम है, जैसे उसकी अबेंडेंस है, जैसे उसकी नेचुरल हैबिटेट की क्वालिटी है, बायोलॉजिकल पोटेंशियल वैल्यू किसी भी स्पीसीज की, उसके बेस पर इन्हें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो वो स्पीसीज जो कि खतरे में, एक्सटेंशन आर रिफर टू एज एंडेंजर्ड, जो कि खतरे में है, बहुत बड़ी संख्या जिनकी अब खतरे में है। अगर कोजल फैक्टर कंटिन्यू दीज स्पीसीज वुड बिकम एक्सटिंक्ट सून, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये क्या हो जाएंगी, कंटिन्यू फैक्टर्स अगर होते रहे इस तरीके तो ये स्पीसीज जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी कि विलुप्त हो जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगी। कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन सी है, इंडियन राइनोसोर्स है, एसिटिक लॉयन, ब्लू व्हेल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और क्रोकोडाइल। ये धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे। वल्नरेबल स्पीसीज कौन सी होती हैं, फिलहाल तो इनकी स्पीसीज हैं लेकिन एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिस्ट से फिलहाल तो बाहर है, लेकिन जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं अगर उनको सही टाइम पर इनको ठीक नहीं किया गया इन फैक्टर्स को जिसकी वजह से खत्म हो रहे हैं, तो ये भी उसी स्पीशीज में आ जाएंगे, एंडेंजर्ड स्पीसीज में ये भी आ जाएंगे, है ना। तो इनकी जो स्पीसीज है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो सीरियसली डिप्लीटेड हो रही है, यानी कि बिल्कुल कम हो रही है। कौन कौन सी है इसमें, ब्लैक बक, गोल्डन लैंगर, शिंकारा डियर और ब्लू फिसेंट। ये ऐसे हैं जो कि वल्नरेबल स्पीसीज हैं, फिलहाल तो ये हैं लेकिन ये खत्म हो जाएंगे। रेयर स्पीसीज होते हैं जो कि पूरे मतलब वर्ल्ड में कहीं कहीं ये हैं, फिलहाल तो ये अभी हैं। देयर आर सर्टेन स्पीसीज होज पॉपुलेशन आर ओरिजिनली स्मॉल, फिलहाल तो, लेकिन जो ये जितने भी हैं बहुत थोड़े हैं और सभी जगह ये फैले हुए हैं वर्ल्ड में। ये स्पीसीज बहुत ही रेयर स्पीसीज की लिस्ट में हैं और ये ऐसे जियोग्राफिकल एरियाज में लोकलाइज्ड किए गए हैं जहाँ और लोकलाइज्ड किए गए हैं ये कुछ, क्योंकि इनके जो एरिया है रहने के वो कुछ ही जगह पर ये रह पाते हैं। एक्सिबिटीज स्कैटर्ड पॉपुलेशन कंसिडर्ड द ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये चारों तरफ बिखरे हुए हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट में। ये स्पीसीज वल्नरेबल और एंडेंजर्ड स्पीसीज में कैटेगराइज करे गए हैं क्योंकि फ्यूचर में ये भी ऐसा हो सकता है कि ये भी ना दिखाई दे, जैसे कि गोल्डन कैट, मोंक सील, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और विल्ड बफेलो, इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये रहा गोल्डन कैट, मोंक सील, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और विल्ड बफेलो। ठीक है, तो इसमें है आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज में इसकी फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, हाउ many mammals have been listed in the red data book। तो 497 है इसका राइट आंसर। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर गोज डाउन, इसका राइट आंसर है। ठीक है, द प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन आर नोन एज, जो प्लांट्स एक पर्टिकुलर रीजन में होते हैं फ्लोरा, और जो एनिमल की बात होती है तो फोना होता। नंदा देवी उत्तराखंड में है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कौन सा फंक्शन नहीं है फॉरेस्ट का? वाटर पॉल्यूशन का फंक्शन नहीं है। फिर इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, देयर आर 106 national park in our country. Deforestation increases the temperature and carbon dioxide level on the earth. A country should have at least 33% of its total land area under forest cover. आगे है इसमें नेक्स्ट, ऑर्गेनिज्म इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर कॉल्ड विल्ड लाइफ। Wild life, the increase in humidity is very helpful for plants and animals for their survival in rainy season. Rainy season. ज़्यादा गंदा सा हो गया, थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। Match the words in column A and B. चिल्का सेंचुरी ओडिशा, जिम कार्बेट उत्तराखंड, एंडेजर्ड स्पीशीज एशियाटिक लॉयन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डिफोरेस्टेशन और कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर हिमाचल प्रदेश। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम टू एंडेजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज में एक तो आप यही बता सकते हैं एशियाटिक लॉयन है, एशियाटिक लॉयन और टाइगर। वेयर इज गिर, गिर गुजरात में है। नेम टू वल्नरेबल स्पीसीज, तो ब्लैक बक और चिंकारा है। हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेट अप इन इंडिया, तो कितने बायोस्फीयर इसमें हो गए हैं? 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में। वेयर इज जिम कार्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड, तो उत्तराखंड में है ये, और टाइगर इसके अंदर रिजर्व किया गया है, टाइगर। ठीक है। व्हाट इज डिफोरेस्टेशन, जब एक लार्ज स्केल्स पर ट्रीज को कट कर दिया जाता है फॉर यूजिंग लैंड, उसको डिफोरेस्टेशन बोला जाता है। व्हाट इज एफोरेस्टेशन, जब न्यू प्लांट ग्रो करे जाते हैं ऑन अ बैरन बंजर, और एक नया फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट बन जा, नए फॉरेस्ट का बनाना और न्यू प्लांटिंग करनी बैरन लैंड पर, उसको एफोरेस्टेशन बोला जाता है। वाई बायोस्फीयर रिजर्व हैव बीन सेटअप, बायोस्फीयर को रिजर्व क्यों सेटअप क्यों किए गए हैं? क्योंकि बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, एनिमल्स प्लांट्स एक्सटिंक्ट कंडीशन में आ गए थे, एंडेजर्ड स्पीशीज उनकी हो गई थी, तो इसलिए उसको ज़रूरी था। व्हाट इज़ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ रेड डाटा बुक, एक ऐसी बुक जिसके अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है एंडेजर्ड और रेयरिंग स्पीशीज की, प्लांट्स और एनिमल्स की। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय एंडेजर्ड स्पीशीज, जो कि बिल्कुल खत्म की कगार पर, एक्सटिंक्शन कंडीशन में जो आ चुकी है, मतलब जो अब विलुप्त होने जा रही है, उसको एंडेजर्ड स्पीशीज बोला जाता है, एक्सटिंक्ट कंडीशन में जो आ रही है। ओके, हाउ डू फॉरेस्ट मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन रखते हैं फॉरेस्ट एनिमल्स प्लांट्स के हैबिटेट होते हैं, और ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, फूड वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वह पोल्यूशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, मतलब कि एयर पोल्यूशन को मेंटेन करते हैं, एयर का कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर जो होता है वो भी मेंटेन करते हैं। तो इस तरीके से फॉरेस्ट बहुत तरीके से मेंटेन करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। हाउ डू फॉरेस्ट चेक सोयल इरोजन, फॉरेस्ट कैसे सोयल इरोजन को रोकते हैं? तो सोयल इरोजन जो कि वाटर और एयर की हेल्प से जो फर्टिलाइज्ड सोयल होती है वो उड़कर चली जाती है, तो उसको फॉरेस्ट क्या करते हैं, ट्रीज अपने रूट्स की हेल्प से उसको ट्रैप कर रखते हैं सोयल को, और उसको सोयल इरोजन होने से उसको रोकते हैं। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मेन कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन का एक तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसका एक मेन रीज़न है, दूसरा बहुत सारी इंडस्ट्रीज वगैरह बन रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिसकी वजह से लैंड की रिक्वायर होती है, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस ऑफ द लॉस ऑफ हैबिटेट, तो हैबिटेट का लॉस का कॉन्सिक्वेंस क्या है? तो डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी इसका रीज़न है, यानी कि स्पेसीज इसमें स्पेसीज जो है एंडेजर्ड में आ रही हैं। व्हाट आर नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, वाई आर दे सो इम्पोर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, तो नेशनल पार्क और सेंचुरीज क्या हैं इसमें देखते हैं। ये नेशनल पार्क और सेंचुरीज, तो ये रहा हमारा नेशनल पार्क
तो ये रहा और ये रहा हमारी सेंचुरीज। तो ये इसका आंसर यहाँ से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ जाएगा और ये हमारा नेशनल पार्क हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारा नेशनल पार्क भी हो गया है और सेंचुरीज भी हमारी हो गई है। आगे है इसमें हाँ, वाई आर दे सो इम्पोर्टेंट फॉर लव, तो उसी में ही इसका आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।